हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई मेन 2024 के अप्रैल 4 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन पे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ये चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब, द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज हाउ मच। यहाँ पर क्या है कि एक क्यूब है और क्यूब के एक सरफेस पे, मान लेते हैं इस सरफेस पे एक चार्ज को प्लेस किया गया है क्यूब, और इसकी वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा है इस क्यूब के थ्रू से वो कितना है। फ्लक्स किसको कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में। यहाँ पर प्लस क्यू है, वो डिपेंडिंग ऑन किस तरह से चार्जेज रखे हुए हैं वो फ्लक्स अपना बिहेवियर चेंज करता है। और यहाँ पर यदि हम एक स्फीयर ले लें तो इस स्फीयर के अंदर में कहीं पर भी यदि चार्ज को हम रखें तो सारे के सारे फ्लक्स लाइन जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो निकल जाते हैं इससे होता है। तो इसका फ्लक्स कितना होता है, तो उसी नंबर ऑफ लाइंस को हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स इसी से रिलेटेड है। फ्लक्स है मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो है कोई भी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एरिया से, छोटे छोटे एलिमेंट से लेकर उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फ्लक्स है। और फ्लक्स का मतलब कहने का यही है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो निकल के जाता है उस सरफेस से होकर। और एक गॉस थ्योरम के मुताबिक ये होता है जो चार्ज अंदर में है बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज क्यू है, क्यू नॉट क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर भी कुछ गॉस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सो चार्ज अंदर में यदि होता तो बहुत इजीली हम कह देते क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता यहाँ से गॉस थ्योरम से। लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। ये क्या है, सरफेस पे रखा हुआ है। तो जरा सोच के देखिए, सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस से जैसे यहाँ पर हर एक डायरेक्शन निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से भी निकल रहा है। और इस सरफेस जो है, ये जो सरफेस है उसके दो भाग में यदि हम बांट दें ये पूरे स्पेस को, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से जो चार्ज निकल रहे हैं वो लेफ्ट में भी निकल रहे हैं, राइट में भी निकल रहे हैं। 50% लेफ्ट में, 50% राइट में। तो इससे होकर जो चार्ज पास, जो लाइन पास करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेंगे वो कितना करेंगे, 50%। और फ्लक्स उसी से रिलेटेड है। यदि पूरा का पूरा होता कवर, मान लीजिए स्फीयर ले लेते हैं तो पूरा का पूरा निकल जाता है स्फीयर से होकर वो फील्ड लाइंस, तो वहाँ पर जो है फ्लक्स होता है टोटल इस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू बाय एप्सिलॉन। लेकिन अभी जो है वैसा नहीं है, अभी जो है केवल आधा ही निकल रहा है। तो फ्लक्स अभी जो क्यूब के में है वो कितना होगा, आधा होगा उसका, तो हो गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर वैसे आप इसको क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर दो ठो बना लीजिए क्यूब, एक क्यूब ना बना के दो ठो क्यूब बना लीजिए। ये दो क्यूब हो गया। और ये जो अंदर में जो सरफेस दिख रहा है यहाँ पर चार्ज यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अब जो फ्लक्स इससे होकर पास कर रहा है उसको φ1 और इससे होकर जो पास कर रहा है उसको φ2 कहते हैं। तो ये φ1 प्लस φ2 कितना हुआ, गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना चार्ज है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों से जो लिंक्ड फ्लक्स है, दोनों क्यूब से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो है φ1 और φ2। और चार्ज का पोजीशन से ये दोनों सिमेट्रिक है, ठीक है। ये दोनों सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की वजह से दोनों सेम हो गया, ये हो गया 2 φ1। तो φ1 यहाँ से आ गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर। Applying the principle of homogeneity of dimensions, determine which one is correct, where t is the time period, g is gravitational constant, m is mass and r is the radius of orbit। अब ध्यान से देखिए, तो एक तरफ टी स्क्वायर है, एक तरफ आर क्यूब और आर का कोई पावर है। तो आप इसको यहाँ पर देखते ही आपके दिमाग में ये बात आएगा कि ये के प्लस लॉ की बात कर रहा है। के प्लस लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कौन सा, यहाँ पर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है, यहाँ भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब है। लेकिन यदि हम न्यूटन को भी ऐड कर लें, केपलर के साथ में हम न्यूटन को भी ऐड कर लें
तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो वैल्यू यहाँ मिल जाता है। न्यूटन ने जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो दे दिया, कितना दिया 4π² आर के। देखिए कोई है इसमें 4π² आर के, यही आपका आंसर है। तो यदि आपको केप्लर्स लॉ प्लस न्यूटन्स लॉ का कंबाइंड फॉर्म याद है तो इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर है। और चूंकि इसमें एक ही आंसर सही है तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि इस तरह से नहीं बनाना चाहते, जैसे उसने कहा है कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन? ये कहता है कि यदि कोई भी इक्वेशन में 8-10 टर्म है या 2 टर्म है 3 टर्म है, जो भी टर्म है वो सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये कहने का ही मतलब हुआ कि कैन ओनली ऐड बनाना टू बनाना एंड ऑरेंज टू ऑरेंज, यू कैनॉट ऐड ऑरेंज एंड बनाना। तो यदि हम कोई इक्वेशन में हमारा a + b = c है, सी डी मान लीजिए, तो ये जो 3 टर्म नजर आ रहे हैं ये तीनों का डायमेंशन सेम होगा। यदि तीनों का डायमेंशन सेम है तभी हम ऐड कर सकते हैं, यदि तीनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलाउ है। ए और बी ये दोनों का अलग अलग डायमेंशन है, चलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉकटेल बन जाएगा। ये बनाना है, ये ऑरेंज है, दोनों को मिक्स कर देना है, मतलब उसका जो है सो जूस निकाल के मिला देना है, दोनों को मिला के जूस बना देना है, ये कॉकटेल बन जाएगा, एक नया क्वांटिटी बन जाएगा कॉकटेल। लेकिन यहाँ पर वो नहीं कर सकते, ऐड करना है तो एप्पल एंड ऑरेंज दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए दोनों एप्पल या दोनों ऑरेंज होना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि जितने भी टर्म्स हैं सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में टर्म है, एक राइट साइड में टर्म है, दोनों का डायमेंशन सेम होना होगा और सबका वैल्यू दिया हुआ है, टी वगैरह ऐसे भी दिया हुआ है, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, t² है जिसका डायमेंशन कितना है t2। तो राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन जो है सो t2 होना चाहिए। पहला का राइट हैंड साइड देखते हैं, ऊपर में 4π² का कोई डायमेंशन नहीं, भूल जाते हैं। r का डायमेंशन l है, g का डायमेंशन कितना है कहीं निकाल लेते हैं, g का डायमेंशन, g आता कहाँ है ग्रेविटेशनल फोर्स में, g m²/r², तो g आ गया Fg(r²/m²। सबका डायमेंशन रख देते हैं, एक बार निकालेंगे बार बार यूज करेंगे। Fg mL(t-2), r² L2 m2। सिंप्लीफाई करते हैं m-1 L3 t-2, यही यहाँ पर रखते हैं m-1 L3 t-2। और कुछ है, मास है, मास तो चला गया, ऊपर में L3 आया, t+2 आया, लेकिन यहाँ पर L-2 आया, L से रीड नहीं कर पाया इसको, राइट, अभी भी इसमें L है तो ये तो होगा नहीं, मुझे चाहिए था केवल t2, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ये कितना है RL3 है, ये भी नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं, ये क्या है, न्यूमरेटर में L3 है और नीचे में Gm है। फर्स्ट केस में यहाँ पर Gm² था ये एक्चुअली, तो यहाँ पर मास भी बचा रह गया। तो यहाँ पर G का जगह पर हम लिखते हैं वैल्यू, यहाँ से देख के m-1 L3 t-2 और मास है m। मास देखिए, मास से रीड मिल गया, हमें केवल टाइम चाहिए, L से भी रीड मिल गया t2, ये सही हो गया। एक और लास्ट में बचा हुआ हम देख ही लेते हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता। न्यूमरेटर में L2, डिनोमिनेटर में J की जगह पर m-1 L3 t-2, m की जगह पर m, ये चला गया, L से रीड नहीं मिला है, यहाँ पर L बचा हुआ है, t2 तो है लेकिन L भी बचा हुआ है, तो इसलिए A का ऑप्शन नहीं है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है और देखना है कि असर्शन सही है नहीं, रीजन सही है या नहीं, और यदि रीजन सही है तो क्या वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
ये क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कोई मेटल है, उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट जब इंसिडेंट करते हैं और उसका एनर्जी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होता है, तब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और जितना एनर्जी का डिफरेंस है, इंसिडेंट एनर्जी h, और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है फाई नॉट, दोनों का जो डिफरेंस है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहता है उसका काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यही है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको एक्सप्लेन किया गया पार्टिकल मानकर, जैसे लाइट जो है सो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, तो उसको मानकर ही, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल वो पार्टिकल की तरह है, उसको मूव कर रहा है। तो एक मान लीजिए मार्बल बॉल है, उस पर हम दूसरे मार्बल से मारेंगे तो निकल जाएगा, वरना वेव से तो वो नहीं जाएगा। वेव यदि हम क्रिएट करें तो उससे वो नहीं मूव करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट जो है सो पार्टिकल से बना हुआ है। अब ये स्टोरी अलग है कि इसमें कितने कहानियां बनी। पहले न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है सो कार्पस्कल्स से बना हुआ, न कि पार्टिकल से बना हुआ है। फिर बाद में हाइगन आया, वो डच फिजिसिस्ट, उसने कहा नहीं ये वेव से बना हुआ है। फिर बाद में जो है जब मैक्स प्लैंक आया तो उसने कहा कि इसका एनर्जी जो है लाइट का वो क्वांटाइज्ड है। और फिर बाद में यहाँ पर जो है 1905 में आइंस्टाइन ने कहा कि यदि हम इसको पार्टिकल मानते हैं तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर बाद में डिब्रोए आया, उसने कहा कि नहीं ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो इलेक्ट्रॉन भी वेव भी है, पार्टिकल भी है। ये लाइट जो है वो भी वेव है, पार्टिकल है। पार्टिकल है जब कहते हैं तो फोटोन की बात करते हैं, और वेव कहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। एनीवे, अब यहाँ पर हम चलते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज का हम बढ़ा देंगे तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? नहीं, फोटोन जो है, एक फोटोन जो है वो रिलेटेड है एक फ्रीक्वेंसी से। एक फोटोन के पास एक फ्रीक्वेंसी है। यदि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, E=h। उस फोटोन का एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी में कि क्राउड नहीं बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो इंक्रीज करेगा? नहीं इंक्रीज करेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी है, उसका एनर्जी बढ़ गया, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये गलत हो गया सर। सेकंड देखते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये तो सही है। यदि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन, माने कि एक बॉन्डिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मेटल के साथ में, उसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को मेटल से एक मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं। तो उससे जो भी ज़्यादा एनर्जी हम देंगे वो सब काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास में। यदि इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। According to Bohr's theory, the moment of momentum, क्या होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम? मोमेंट ऑफ मोमेंटम को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट मतलब आर क्रॉस, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस एफ। ये क्या है? ये है मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यहां पर ये एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है, इसका फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? बोर्स थ्योरी, बोर्स ने क्या कहा था? बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो सभी किसी भी ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकते, वो एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकते हैं। और कंडीशन ये है कि वो जो ऑर्बिट है
उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। कितना होगा उसका? वो होगा ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3 है, तो वो एंगुलर मोमेंटम होगा n h क्रॉस। h क्रॉस मतलब h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई, h क्रॉस जो है h बाई 2 पाई है। तो यहाँ पर ये उस ऑर्बिट में n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स है ऑर्बिट से, तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट का बात किया, n इक्वल टू 4 का बात किया, तो L4 पे कितना हो जाएगा? टाइम्स h बाई 2 पाई, तो ये हो गया 2h बाई पाई, ये आपका आंसर हो गया 2h बाई पाई, 2h बाई पाई, ऑप्शन नंबर 1। The width of one of the two slits in a Young's double slit experiment is 4 times that of the other slit. The ratio of the maximum of the to the minimum intensity of the interference pattern is how much? ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये स्क्रीन है, ये स्लिट, दो स्लिट है, उसका विड्थ है d, दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है। इसमें क्या बोल रहा है कि विड्थ जो है, ये वाला जो विड्थ दिख रहा है स्लिट का यहाँ पर, एक का दूसरे से 4 गुना ज्यादा है, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये जितना बड़ा दिख रहा है इसका इसका 4 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया, देख रहे हैं, जितना बड़ा ये दिख रहा है उसका 4 गुना ज्यादा कर दिया। तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी जो है, ये आई इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी मिलेगा इंटरफेरेंट पैटर्न पर इधर, वो कितना मिलेगा? इस पर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना है वो नहीं पूछा, रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का कितना है ये बताना है। देखिए इसमें इसका जो विड्थ है ज़्यादा है, इसका विड्थ कम है, तो लाइट जो इससे होकर पास करेगा वो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट पास करेगा। लाइट की हम जब बात करते हैं तो सोच लीजिए हम फोटोन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, अभी वैसे तो वेव थ्योरी है लेकिन फोटोन की भी बात कर सकते हैं, तो फोटोन की बात कर रहे हैं, तो जितना फोटोन इससे पास करेगा उससे ज़्यादा पास करेगा। ये 4 गुना ज़्यादा साइज में है तो 4 गुना ज़्यादा फोटोन पास करेगा। या फिर वेव की बात करें तो वेव यहाँ पर ज़्यादा जाएंगे, यहाँ जितना वेव जा रहा है उससे कहीं बहुत ज़्यादा वेव जाएंगे, यहाँ पर 4 गुना ज़्यादा जाएंगे। कितना ज़्यादा जाएंगे? 4 गुना ज़्यादा जाएंगे। तो जो I4 I2 जो है, इसको I1 वो जो है सो 4I2 होगा। क्यों? इसका विड्थ इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो जिसका विड्थ ज़्यादा है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। I1 का इंटेंसिटी इससे 4 गुना ज़्यादा होगा। और अब I मैक्स I मिन निकालना है। ये इंटेंसिटी यहाँ पर जो पैटर्न आता है वो कितना आता है? इंटेंसिटी का पैटर्न देखिए, एम्पलीट्यूड का पैटर्न आता है यहाँ पर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस लैम्डा। ये लैम्डा जो है सो फेज डिफरेंस है, तो ये I जो है वो प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर की जगह पर आई लिखते हैं, A1 स्क्वायर की जगह पर I1 लिखते हैं, A2 स्क्वायर की जगह पर I2 लिखते हैं। A1 कितना हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, स्क्वायर रूट ओवर 2 तो पहले लिखे नहीं, I1 I2 कॉस लैम्डा, ये होता है। अब I मैक्स कितना होता है, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ले लिया, A1 स्क्वायर रूट ओवर I1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर I2 स्क्वायर। I मीन कितना होगा, मिनिमम इंटेंसिटी, ये जब लैम्डा 90 डिग्री है 180 डिग्री है तो ये माइनस हो गया, तो ये स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला ले लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लिया। ये रेशियो यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना हो रहा है, मैक्सिमम प्लस स्क्वायर रूट ओवर I1 I2 और मिनिमम मतलब डिफरेंस उसका स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए I1 जो सो 4I2 है, लिख देते हैं 4I2 प्लस I2 4I2 माइनस I2
और सबका स्क्वायर, हर जगह से I2 खत्म। यहाँ कितना बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2 प्लस 1, ये 2 माइनस 1, 3 3 9 और 2 1, 9:1 रेशियो आया, 9:1 ये आपका आंसर हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को बढ़ते हुए ऑर्डर में इसको बनाना है। एक बात याद रखिए, यदि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा कम होगा एनर्जी ज़्यादा होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा एनर्जी कम होगा। अब यहाँ पर आके चलते हैं। अब गामा रे देखिए, एक्सरे देखिए, इंफ्रारेड देखिए, माइक्रोवेव देखिए। अब ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है सो गामा रे के पास होता है। ये सुपरनोवा वगैरह में भी निकलता है, और नहीं तो रेडियो एक्टिव प्रोसेस में भी ये निकलता है गामा रेज। ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी है। एनर्जी में पहले सजा लेते हैं, तो एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ गामा रेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कौन है, एक्सरे। एक्सरे भी खतरनाक है, ये आपके टिश्यू में कैंसर वगैरह क्रिएट कर सकता है यदि ज़्यादा डोज का लिया जाए तो उसके बाद में एक्सरे आता है। एनर्जी है इसका भी बहुत ज़्यादा है एक्सरे का। उसके बाद में ये दोनों में कौन आता है, इंफ्रारेड या माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है यही है अभी 5G जो हमारा नेटवर्क आता है फोन में 5G, वो माइक्रोवेव रेंज में आ गया है। और इंफ्रारेड जो है वो गर्मी देता है, जो हमें हीट मिलता है वो सभी इंफ्रारेड की वजह से आता है। जहाँ हमारा विजिबल लाइट जो है ख़त्म हो जाता है रेड पर, उसके बाद में यानी उससे ज़्यादा एनर्जी वाला जो है वो है इंफ्रारेड। नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम। इससे ज़्यादा एनर्जी होगा तो लाइट आ जाएगा, और लाइट से ज़्यादा एनर्जी आएगा तो अल्ट्रावायलेट आ जाएगा। ये रेड से कम आ गया इंफ्रारेड, लेकिन ठीक है माइक्रोवेव से ज़्यादा ही है ये। तो ये आ गया इंफ्रारेड, एनर्जी ऑफ इंफ्रारेड का। और सबसे कम जो है एनर्जी है माइक्रोवेव का। ये माइक्रोवेव है जो माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाते हैं। इस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पानी जो है उसका रोटेशनल जो फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव के रेंज में है, तो यदि माइक्रोवेव हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको लेकर वो रेजोनेट करता है, तो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है पानी। और पानी जब बहुत तेज़ी से घूमने लगता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, उसी से खाना बनता है। तो यहाँ ये सवाल ये उठता है कि 5G यदि माइक्रोवेव है तो जहाँ भी पानी है उसको वो गर्म करेगा। जैसे माइक्रोवेव ओवन में गर्म करता है पानी को, तो हमारे ब्लड में तो 90% पानी है, उसको भी गर्म करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि 5G जो है सो हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन 5G कंपनियों का कहना है कि ये जो हमारा 5G सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं वो इंटरमिटेंट है, वो लगातार नहीं करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। और अभी तक जो भी रिसर्च आए हैं मेनली कंपनियों की तरफ से आए हैं, और वो इसके बारे में बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है। एनीवे, तो ये इसका एनर्जी भी इस सब में सबसे कम है माइक्रोवेव का। तो आप इसको उलट दीजिए, जिसका एनर्जी कम है उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका हो गया, माइक्रोवेव का। λ4 सबसे ज़्यादा होगी। यहीं पे लिखते जाते हैं कि λ4 इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ। मैंने क्या लिखा है, तो उल्टा लिख दिया ना। यहाँ दिखा रहा हूँ कि माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ये उल्टा लिखना था ऐसे। इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी है, जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसका सबसे कम है वेवलेंथ। ये λ2 λ3 उलट जाएगा सीधे, ये आंसर है। जिसका एनर्जी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा का है, उसका वेवलेंथ सबसे कम। माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम है तो उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और इसी ऑर्डर में। तो आंसर हो गया आपका कौन, सबसे ज़्यादा λ4, ये λ4 सबसे ज़्यादा, λ1 2 3 4 आंसर हो गया आपका 4। A body of mass mkg slides from rest along the curve of a vertical circle from point A to B
ए से जो है बी तक आता है। इन फ्रिक्शनलेस पाथ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी इज हाउ मच। देखिए क्वेश्चन गलत है। आप बोलोगे कैसे? यहां पर इसको रख दें और रेस्ट से इसको बोले कि तुम स्लाइड करो अलोंग द कर्व, ये पॉसिबल है? जीरो वेलोसिटी देंगे तो सीधे नीचे गिरेगा ना। जीरो वेलोसिटी का मतलब है कोई चल ही नहीं रहा है, सीधे नीचे गिरेगा। जीरो वेलोसिटी से एम के जी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट अलोंग द कर्व ऑफ द वर्टिकल सर्किल। यहाँ जीरो से कैसे चल सकता है? इस सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स का जरूरत होता है, राइट? और वो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। यदि भी जीरो हो गया, ये सेंटीमीटर फोर्स है, तो सेंटीमीटर फोर्स जीरो हो गया। मैंने उससे सेंटीमीटर फोर्स जीरो हो गया मतलब ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन इस पर ए पर जो है सो इधर नॉर्मल रिएक्शन लगाया और इस पर इसने लगाया। हम केवल बॉडी पर दिखा रहे हैं, इस पर क्यों दिखाएं? ये जो ऑब्जेक्ट है छोटा सा, उस पर इस सरफेस ने एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो यही प्रोवाइड करता है सेंटीमीटर फोर्स। अब यदि वो जीरो स्पीड से चल रहा है तो कोई सेंटीमीटर फोर्स लगेगा ही नहीं, एन इक्वल टू जीरो है ही नहीं, कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा, आराम से नीचे गिरेगा, इधर जाके कहीं गिरेगा। और गिरने के बाद में उस आगे ये भी नहीं बोल रहा कि कोलिजन होगा तो ये कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। यदि इन इलास्टिक है तो फिर मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो कोलिजन है यहाँ पर ये कितना दूर में है। आर दिया हुआ है 45 डिग्री है, इसका मतलब है ये 45, ये दोनों सेम है, तो ये भी सेम है, ठीक है। इतना ही हाइट यहाँ पर आया जितना ये आया, और उसके बाद में यहाँ से बाउंस करेगा तो जितना बड़ा एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल इधर बनाएगा। कौन सा एंगल होगा वो, ये कितना एंगल हो, 45 डिग्री बनाएगा। 45 ये इधर चल देगा सीधे, राइट? बाउंस करेगा तो इधर चल देगा, और इधर चल देगा तो फिर अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब कहाँ गिरेगा वो देखना पड़ेगा। यदि वो यहाँ गिरेगा या नहीं गिरेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन उसने ये कहा कि अलोंग द कर्व चल रहा है, वही स्टेटमेंट गलत है। या मैं यहाँ दूसरा कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि इसके बाद में हो सकता है ये यहाँ गिरे, इधर ही गिरे, और गिरने के बाद तब फिर जंप करेगा, या फिर यहाँ से सीधे ऐसे न निकल जाए। तो वो देखना पड़ेगा कि इसका ये डिस्टेंस कितना है, सब मेजर करके निकालना पड़ेगा कि इतना गिरने में जो टाइम लगा उतना टाइम में इधर ये मूव करेगा या नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी इलास्टिक कोलिजन लेके बनाएंगे तो ईजी होगा। इन इलास्टिक कोलिजन लेके बनाएंगे तो फिर हमें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन सकता है। तो ये क्वेश्चन उसने गलत लिखा, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे करके चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी यदि आप बनाना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी भी तरीके से, उसे देना ये चाहिए था कि यहाँ पर एक मिनिमम वेलोसिटी दे देना चाहिए था। आपको पता है कि यहाँ पर जो है सो वेलोसिटी स्क्वायर रूट ओवर जी आर रहता है, तभी जाकर ये पूरा सर्कुलर मोशन करता है। यहाँ पर इसको चाहिए स्क्वायर रूट ओवर 5 जी आर, यहाँ पर चाहिए कितना, स्क्वायर रूट ओवर 3 जी आर और 2 जी आर, दोनों में से कोई एक चाहिए। यहाँ पर चाहिए उससे कितना, ये शायद स्क्वायर रूट ओवर 3 जी आर या 2 जी आर चाहिए, दोनों में से कोई एक है, हमें याद नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ओवर जी आर से थोड़ा ज़्यादा यहाँ होना चाहिए वैल्यू, वो वेलोसिटी देना चाहिए इसे कि उतना से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। लेकिन उसने वो नहीं कहा, उसने कहा मैं जीरो से मूव कर रहा हूँ, वो मूव नहीं करेगा। एनीवे क्वेश्चन जो गलत है वो छोड़ दीजिए। आपको यदि बनाना ही है तो इसमें कैसे बना सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कह सकते हो हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं, कैसे आ रहा है नहीं जानते, ए पर और बी पर दोनों जगह तो एनर्जी सेम है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है इसको रेफरेंस मान लेते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, बी पर पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। बी पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, देखिए ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये आर है, तो ये कितना हुआ आर साइन थीटा, आर साइन 45 डिग्री, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक आर है, तो टोटल हाइट कितना आ गया
एम जी आर प्लस आर साइन 45 डिग्री, ये टोटल हाइट आ गया, ये आर और ये जो है हमारा यहाँ पे आर साइन 45 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिए। काइनेटिक एनर्जी बोला 0 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है वी बी स्क्वायर, वेलोसिटी पूछा है, इधर आ गया एम जी आर प्लस आर बाय साइन 45 डिग्री स्क्वायर रूट, इधर हो गया हाफ एम जी एम वी बी स्क्वायर, एम चला गया और इधर वी बी आ गया आपका स्क्वायर रूट ओवर 2 जी आर कॉमन कर लिया 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट। सबका वैल्यू रखिए, जी का वैल्यू बोला 10 लेने के लिए, स्क्वायर रूट का वैल्यू 1.4 लेने के लिए, आर का वैल्यू 14 है, जी का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 14, 1 प्लस ये जो है सो हम क्या करते हैं इसको हम कर देते हैं स्क्वायर रूट बाय 2, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में स्क्वायर रूट ओवर 2 आया, नीचे 2 आ गया, 2 10 14 10, हाँ राइट, और स्क्वायर रूट ओवर का वैल्यू उसने बोला 1.4 लेने के लिए, ये कितना हो गया 220 टाइम्स 14 टाइम्स 1 प्लस ये है 1.4 डिवाइडेड बाय 4, 14, ये कितना आ गया 1.7। अब इसको निकाल लीजिए, दोनों जगह है, दोनों जगह से 2 निकाल लिए तो यहाँ बच गया 10 और यहाँ बच गया 7 और यहाँ बच गया 1.7, ये चला गया 119, 17 से 19 से ये कितना आया 10 से थोड़ा ज़्यादा, ये 11 के करीब करीब है, 11 के करीब करीब है तो कितना आ गया ये 10.9 आएगा, तो ये कितना आ गया 21.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है 21.8 मीटर पर सेकेंड, बहुत क्लोज है फोर्थ का, ये आंसर है। A 90 kg body placed at 2r distance from surface of Earth experience gravitational pull of how many newtons? ये धरती है और इससे कुछ डिस्टेंस पर कितना है 2r डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है यहाँ से ये है 2r, नॉट टू स्केल, ये स्केल में नहीं है, यहाँ पर जो पुल है धरती का कितना फोर्स धरती लगा रहा है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो वेट कितना होता है, वेट होता है mg और g चेंज करता है विथ हाइट, g कैसे चेंज करता है, ये चेंज करता है g0 बाय 1 प्लस h बाय r होल स्क्वायर, ऐसे चेंज करता है। कहाँ से आता है, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स को यदि mg कहें तो फोर्स लग रहा है g mm बाय r स्क्वायर, और r कितना है कैपिटल R प्लस हाइट स्क्वायर, ये हाइट है यहाँ से, और टोटल डिस्टेंस कैपिटल R जो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ है प्लस h यहाँ से, और यहाँ से हम देख सकते हैं g कितना आ रहा है gm बाय r प्लस h होल स्क्वायर, r स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए, gm बाय r स्क्वायर, एक इसको इसी को तो हम g0 कहते हैं, ये धरती पर के सरफेस पे, यही हम यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर कितना वेट इस पर लग रहा है 90 kg का, ये है 90 kg है m, g0 कितना 10 लेते हैं धरती के सरफेस पे वो बोला लेने के लिए, और 1 प्लस h बाय r, h कितना है 2r r स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर 9 हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा 3 स्क्वायर 9 हो गया ये, तो 100 न्यूटन धरती के सरफेस पर होता है तो 900 न्यूटन लगता है mg, m90 g10 900 लगता है, धरती से के सरफेस से 2r डिस्टेंस अप गए
ये आर कितना, ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। सो ऑलमोस्ट 13,000 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में जो वेट है वो 100 न्यूटन जस्ट हो जाता है। आंसर हो गया 100 न्यूटन। ये साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, यहाँ से, ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड। यह 2D है, धरती पर है, हॉरिजॉन्टल में प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं है। ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, ये जो है सो रेडियस है कितना, 2 किलोमीटर। एंड ट्रेवल्स एलोंग सर्कमफेरेंस, रास्ता दिखाया हुआ, इधर से चलते 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 एस तक पहुंच गया, टू द पॉइंट एस। ई से चलना शुरू किया, नजदीक से जाता है तो इधर से पहुंचता है, लेकिन उसने ये रास्ता लिया और एस तक पहुंच गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा रास्ता लिया है, वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एकदम एरियल रूट वाला देखता है, सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो देखता है, ये है डिस्प्लेसमेंट। पीएस में बताना है, तो पीएस बताना है, ये आर हमारा है तो ये भी आर है। पीएस कितना हो गया, स्क्वायर रूट ओवर 2r होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। स्क्वायर रूट ओवर आर, आर का वैल्यू कितना दिया है इसने, 2 किलोमीटर, 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 किलोमीटर, यही डिस्प्लेसमेंट है पीएस। इसको 2 को अंदर ले जाएं तो 2 हो गया, स्क्वायर रूट अंदर में जाके 4 बन गया, स्क्वायर रूट ओवर 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2। ये सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड। एडियाबेटिकली क्या होता है एडियाबेटिक? एडियाबेटिक का मतलब होता है, ए मतलब नो और डायबिटिक मतलब टेम्परेचर का आर पार होना, हीट का फ्लो करना, हीट का जो है एक साइड से दूसरे साइड जाना, हीट का प्रोपेगेशन। सो नो प्रोपेगेशन मतलब उसमें जो हीट का जो है एक्सचेंज 0 है, कोई हीट उसमें आ नहीं रहा जा नहीं रहा है, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। उसको एक्सपेंड कर रहा है, पहले उसका टेम्परेचर T है, उसको एक्सपेंड कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। एडियाबेटिक कांस्टेंट फॉर द गैस, ये एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा जो है वही है Cp/Cv, वो है 3/2। इसको देख के हम कह सकते हैं कि ये जो गैस है वो कौन सा गैस है, ये मोनोएटॉमिक गैस है। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस म्यू इक्वल टू 1 मोल, 1 मोल गैस है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कितना होता है, वो होता है P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल बाय गामा माइनस 1, यही होता है वर्क डन। इसलिए यदि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल, ये ln है V फाइनल बाय V इनिशियल। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये होता है। अब प्रेशर वॉल्यूम मुझे पता है क्या, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर पता है, तो टेम्परेचर का टर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। तो टेम्परेचर का टर्म में चाहे कोई भी प्रोसेस हो, गैस लाओ तो हमेशा काम करेगा। N1 है RT, PV इक्वल टू RT, ये हर जगह काम करेगा। तो PV कितना है, RT, तो PV को लिख सकते हैं RT, यहाँ लिखते हैं PV इक्वल टू R कॉन्स्टेंट है, T कौन सा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस RT फाइनल टेम्परेचर बाय गामा माइनस 1, गामा का वैल्यू लास्ट में रख देंगे ये। अब T इनिशियल टेम्परेचर कितना है, वो तो T है, इसने कहा है। अब बाद में टेम्परेचर कितना वो हमें नहीं पता है, वो हमें पता करना पड़ेगा, गामा माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हम वॉल्यूम को डबल कर देते हैं तो टेम्परेचर कितना चेंज होता है, T से कहाँ तक जाता है।
तो हमें रिलेशन चाहिए टी और भी में। तो टीबी में जो रिलेशन है वो कौन सा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में। हमें ये टीबी का याद नहीं रहता है, हमें जो याद रहता है केवल एक ही याद रहता है, पीवी इक्वल टू गामा, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू ए कांस्टेंट है। और उसके बाद गैस लॉ हम देखते हैं, हमें किसके किसके बीच चाहिए, टी और भी के बीच में चाहिए। पी को हटाना है, यहाँ से पी हटा देते हैं, आर टी बाई भी रख देते हैं, आर टी बाई भी रख दिए, वी टू द पावर गामा ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आ गया टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 ये कांस्टेंट होता है। तो दो प्रोसेस है 1 और 2, तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। T1 कितना है, T, V1 कितना है, कुछ है V, T2 कितना है हमें पता करना है, TF ये, और वॉल्यूम कितना है आपकी डबल हो गया है, तो हमें वॉल्यूम यहाँ से पता करना है। टेम्परेचर पता चल गया, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर बाय 2V टू द पावर गामा माइनस 1, T बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1 ये है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर टी माइनस आर टी बाई 2 टू द पावर गामा माइनस 1 और ये गामा माइनस 1। अब हमारा आंसर आ जाना चाहिए, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसे, सिंप्लीफाई करते हैं, आर टी कॉमन ले लिए, 2 टू द पावर गामा माइनस 1 और इधर है गामा माइनस 1 2 टू द पावर गामा माइनस 1। अब गामा माइनस 1 कितना है, गामा है 3/2, उसको वैल्यू रख देते हैं, गामा माइनस 1 1.5 में से एक चला गया तो आधा बचेगा, ये आधा बचा, 2 टू द पावर ये भी हाफ बचा, आर टी ये कितना हो गया, 1.5 में से एक चला गया तो आधा बच गया, आधा बच गया मतलब स्क्वायर रूट में, ये हाफ है तो ऊपर जाके 2 बन गया, ये स्क्वायर रूट 2, ये इसके साथ चला गया या स्क्वायर रूट 2 हो गया, आर टी स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, यही आंसर होना चाहिए। आर टी एक तरफ रखा है, बाकी सबको एक तरफ रखा है, इसको अंदर ले गए, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हो गया हमारा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आर टी टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, आर टी टाइम्स 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें हमने क्या किया देखिए, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो फार्मूला यूज किया, PI/VI माइनस PF/VF डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। और यहाँ पर इसने शुरू में टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, डबल हो जाता है, लेकिन प्रेशर हमें नहीं पता है, तो क्यों ना हम टेम्परेचर के टर्म में लिख लें, टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं। ये गैस लॉ हमेशा काम करता है, PV इक्वल टू R nRT, n यहाँ 1 है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया 1 है, तो RT इनिशियल माइनस RT फाइनल और गामा माइनस 1 दिया। अब इनिशियल टेम्परेचर T दिया हुआ है, लिख दिए, फाइनल टेम्परेचर T हमें नहीं पता है, उसे पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, यदि ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं रहता, आइसोथर्मल प्रोसेस रहता, तो गैस लॉ में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस रहता है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू कांस्टेंट यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो हम PV इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लिख सकते, ये बॉयल स्लो हो जाता है ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ हो गया, यहीं से तो सारा लॉ आता है। लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें जो रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम में हमें केवल यही याद रहता है, PV टू द पावर गामा, जबकि रिलेशन किसी के बीच हो सकता है, PT हो सकता है, VT हो सकता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं तुरंत, गैस लॉ हमेशा काम करता है। तो वहाँ से हमने निकाला TB गामा माइनस 1 जो है कॉन्स्टेंट है, तो एक टेम्परेचर T के लिए हमने लिखा जब वॉल्यूम V था, और दूसरा जब फाइनल स्टेट यहाँ पहुँच गया तब टेम्परेचर TF है, तो वॉल्यूम था बोला इसने डबल हो गया है, तो यहाँ से में TF निकल गया, उसको सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया। तो ये था सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट 10 क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक यू।